अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहुल उलावी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत वक्फ तरमीमी बिल, जिसे अब उम्मीद बिल का नाम दिया गया है, उस हवाले से करेंगे, क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से हंगामा अभी भी जारी है। मुसलमान सड़कों पर है। आज नमाज जुमा के बाद भी कई जगहों पर एहतजाज मुजाहरे हुए और अब जा कर के मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। कांग्रेस के एमपी ने बिल के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और वक्फ तरमीमी बिल जो लोकसभा और फिर राज्यसभा से भी मंजूर हुई, लेकिन इस बिल पर हंगामा अभी भी जारी है। आज नमाज जुमा के बाद यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई रियासतों में मुसलमानों ने इस बिल के खिलाफ आज भी एहतजाज किया और इस बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमान सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम तंजीमें वक्फ बिल के खिलाफ कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर ली है। आपको याद होगा कि जब ये बिल पार्लियामेंट में लाई गई तब भी अपोजिशन जमातों की तरफ से और ख़ासकर मुस्लिम एमपीज़ की जानिब से इस पर एतराज़ात उठाए गए थे और इसे मुस्लिम दुश्मन और गैर आइनी करार दिया था, जबकि हुकूमत का इस पर रद्द-ए-अमल था कि इस तारीखी इस्लाहात से अक़लियती बरादरी को फ़ायदा होगा। लेकिन आज नमाज जुमा के बाद कई जगहों पर मुसलमानों ने इस बिल के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया और इस एहतजाज के पेश नज़र पहले ही दिल्ली, यूपी समेत मुख्तलिफ रियासतों में सिक्योरिटी को मुतहरिक किया गया था। इधर आपको बता दें कि ये जो बिल है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उनका कहना है कि ये तरमीम मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक पर मबनी है और उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। मोहम्मद जावेद, जो लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप भी है, वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी के रुकन भी रहे हैं, लेकिन उनका हमेशा से ये रहा कि जेपीसी ने जो अपोजिशन की तरफ से खदशात जाहिर किए गए थे उन पर तवज्जो नहीं दी गई। दूसरी जानिब कांग्रेस ने इस बिल को गैर आइनी करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा है कि वो भी इस मुतनाज़ा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि वो इस बिल को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। फ़िलहाल इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और कांग्रेस के एमपी ने ये बिल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है और अब देखने वाली बात होगी कि कब इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर क्या आपके सामने रखते हैं और बात यासीन मलिक के हवाले से करते हैं। आपको बता दें कि यासीन मलिक की पेशी से मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जम्मू की अदालत में जिस्मानी पेशी से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है और आपको बता दें कि यासीन मलिक जो तिहाड़ जेल में बंद है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके हवाले से, उनकी पेशी के हवाले से फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू की अदालत में जिस्मानी पेशी से अदालत ने इनकार किया है और कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए गवाहों से वो जरह करेंगे और ये तमाम इंतज़ामात तिहाड़ जेल में ही उसके लिए रखे जाएंगे। तिहाड़ जेल में वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए गवाहों से जरह करेंगे। आपको बता दें कि इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जिस्मानी पेशी से इनकार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलायदगी पसंद यासीन मलिक की 1989 में 4 IAF अफसरान के कत्ल और रुबिया सईद के अगवा के मुकदमात की समाअत करने वाली जम्मू के अदालत के सामने जिस्मानी पेशी पर रोक लगा दी है। जस्टिस अबे एस ओका और जस्टिस अजवल भुयान के बेंच ने केस की समाअत की। बेंच ने कहा कि हम ये वाज़ा करते हैं कि अगर ट्रायल कोर्ट के जज को कोई शक है कि आया वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलियत ठीक से काम कर रही है तो वो सबूत के रिकॉर्डिंग को रोक दे और इस बात को यकीनी बनाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलियत ठीक से काम कर रही है। मैं आपको बता दें कि मुल्क ने अपनी नुमाइंदगी के लिए वकील मुकर्रर न करने का इंतखाब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक की दरखास्तों पर भी गौर किया। अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 10 दिसंबर 2024 में इंडियन सिविल डिफेंस कोड और गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के सेक्शन 303 के तहत एक हुक्म जारी किया जिसमें मलिक पर 1 साल के लिए कौमी दारकूमत इलाका दिल्ली छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। इस इम्तनाई को हुक्म के पेश नज़र अदालत ने कहा कि जम्मू की अदालत के सामने उनकी जिस्मानी पेशी मुनासिब नहीं है। जिस्मानी पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार किया है। अदालत उस्मा ने यह हुक्म CBI की अर्जी पर दिया। CBI ने कहा कि मुल्क का मलिक जो है यासीन मलिक कौमी सलामती के लिए खतरा है और इनको तिहाड़ जेल के बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बेंच ने तिहाड़ जेल और जम्मू में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलियत की दस्तयाबी पर गौर किया। बेंच ने कहा कि जम्मू सेशन कोर्ट में वर्चुअल समाअत के लिए एक अच्छा निज़ाम मौजूद है। बेंच ने साथ भी ये भी कहा कि BNSS के सेक्शन 530 में कहा गया कि ट्रायल इंक्वायरा और कार्रवाइयाँ बिशमुल समन और वारंट का इजरा सर्विस और अमल दरामद इलेक्ट्रॉनिक मोड में इलेक्ट्रॉनिक मौसूलात या ऑडियो का इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है। इससे कबल अदालत उस्मा ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मलिक और दीगर के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत करने वाली जम्मू की खुसूसी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस की मुनासिब सहूलियत को यकीनी बनाने की हिदायत दी थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में अदालत उस्मा ने 6 मुलजमान को मुकदमात की समाअत मुंतकिल करने की CBI की दरख्वास्त का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया था। दरखास्त 2 मुकदमात से मुतलिक है। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में हिंदुस्तानी फ़िज़ाई के 4 एहलकारों का कत्ल और 8 दिसंबर 1989 को रुबिया सईद का अगवा। यासीन मलिक को दोनों मुकदमे का सामना है और इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी जम्मू की अदालत में जिस्मानी पेशी से इनकार किया और कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही तिहाड़ जेल में बैठकर गवाहों से जराह करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में श्रीनगर में एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। ये इजलास इसलिए अहम रहा क्योंकि इजलास ख़त्म होने के बाद 2 करारदादों को मंजूरी मिल गई। वक़्फ़ तरमीमी बिल के खिलाफ जो है एक करारदाद मंजूर की गई और साथ ही साथ जो हालिया फैसले हुए LG इंतज़ामिया की जानिब से जो ट्रांसफ़र ऑर्डर JKAS अफसरान के हवाले से निकाला गया उस वाले से भी बिल जो करारदाद है वो मंजूर की गई। ताहम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मीटिंग पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि आज ये अहम मीटिंग श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मुनक़्क़द हुई जिसमें 2 अहम करारदादें जो है वो मंजूर की गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर की जो सियासी इत्तेहाद ने एक हंगामी आलस्ता इजलास के दौरान 2 अहम करारदादें मंजूर की है। एक में ये जो करारदाद है एक वक़्फ़ तरमीमी बिल और हालिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंतज़ामी फ़ैसलों की मुखालफत की गई। और ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ये PDP लीडर और रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से किया गया और उन्होंने इस मीटिंग को हद पे तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को हद पे तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये पार्टी अगस्त 2019 के बाद नाफिज होने वाली तब्दीलियों की मज़ाहमत करने के बजाय अफसरान के तबादले के इख्तियारात पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। वहीद पर्रा ने मज़ीद कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत के खात्मे को नॉर्मलाइज करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई और मीटिंग में कई मामलों पर तबादला ख्याल हुआ।
वक़्फ़ तरमीमी बिल और हालिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंतज़ामी फ़ैसलों की मुखालफत की गई और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने कहा कि वक़्फ़ तरमीमी बिल की शदीद मज़म्मत की गई, इसे अक़लियती मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ करार दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तनवीर सादिक ने खबरदार किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकज़ी हुकूमत के साथ हम आहंगी को कमज़ोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक को पामाल नहीं होने देंगे। ताहम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मीटिंग को हदफ तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 2019 के बाद जो तब्दीलियाँ हुई उस पर मीटिंग करने के बजाय अफसरान के तबादले के इख्तियारात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तवज्जो मरकूज कर रही है। तनवीर सादिक ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। अहम है वो जो कल राज्यसभा में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को जो पास किया, उसको पुरजोर तरीके से हम अलायंस पार्टनर ने उसकी मजम्मत की है और उसको नकारा है। हम समझते हैं कि वो मुसलमानों के और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ है। नंबर दूसरा बहुत अहम एक रेजोल्यूशन है, वो ये है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इस इलेक्शन में लिया है, उस इलेक्शन, उस वोटिंग, उस मैंडेट की कदर करने की बहुत जरूरी है। और जो भी उसकी इज्जत नहीं करता है वो यहाँ के लोगों के मैंडेट को इंसल्ट कर रहा है। ये दूसरा हमारा रेजोल्यूशन था और हमने इस रेजोल्यूशन के जरिए हुकूमत हिंद को फिर से रिक्वेस्ट और डिमांड की है कि यहाँ का जो मैंडेट है उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। ये दो अहम चीज हैं जिस पे हमने बात की है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन सेंसिटिव इश्यूज हैं, चाहे वक्फ हो, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट का मैंडेट हो, चाहे पीपल्स एस्पिरेशंस हो, उसके बारे में यूनानिमिटी है कि एक तदब्बुर के साथ दिल्ली के साथ भी मामला हल किए जाएंगे और राजभवन के साथ भी मामला हल किए जाएंगे। We want to convey that there can be moles here or there who want to destabilize peace, who want to destabilize the political process, who want to undermine democracy and its institutions. We have unanimously held that legislature, which has a popular mandate, is one credible and acceptable force. चलिए, इस अहम इजलास में जो एलजी इंतज़ामिया की जानिब से हालिया ट्रांसफ़र आर्डर उसकी तनकीद की गई और साथ ही साथ वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ भी करारदाद मंजूर हुई। लेकिन इधर आपको और एक बड़ी खबर बता दें और आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालिया ट्रांसफ़र आर्डर पर खामोशी तोड़ दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्रांसफ़र आर्डर्स पर खामोशी तोड़ दी और कहा कि जो तमाम इकदाम या तमाम फैसले लिए गए वो आईनी दायरा कार के अंदर अंजाम दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने ये साफ किया कि उन्होंने कभी भी अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया है और उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं, वो उससे पूरी तरह से वाकिफ़ है। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने जो हाल ही में 48 JKS अफसरान के तबादले हुए और उसके बाद उस पर सियासी पार्टियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और खदशात का इजहार किया। ताहम आपको बता दें कि इसके फ़ौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तमाम इकदाम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत आईनी दायरा कार में रहते हुए किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं ये बात बिल्कुल वाज़ह करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट ने 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मंजूर किया था और मैंने उसी एक्ट में मुतय्यन दायरा कार में रहते हुए मुकम्मल तौर पर काम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि उन्होंने कहा कि वो अपने जो उनके पास इख्तियार है वो उसको बखूबी से जानते हैं और पार्लियामेंट 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मंजूर किया था और कहा कि मैंने उसी एक्ट में
उसी एक्ट के तहत ये जो फैसले हैं या इकदाम है उठाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये जो ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से जारी किया गया था उस पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन एलजी ने इस पर खामोशी तोड़ दी और कहा कि जो इकदाम उठाए गए हैं वो आईन के दायरे में रहकर इकदाम उठाए गए हैं। चलिए, बात मीटिंगों की हो रही है तो बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि कल श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में एक अहम मीटिंग होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज़राए के हवाले से खबर है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में कल श्रीनगर में एक अहम इजलास होने वाला है। आज भी एक इजलास हुआ, लेकिन कल इस इजलास पर सबकी नज़रें रहेंगी क्योंकि काफ़ी अहम ये इजलास माना जा रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर जो है वो इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि ये जो इजलास है कई अहम मामलों पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ जो काबीना की तौसी उस पर बातचीत होगी कि काबीना में नए चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है। इस मामले पर भी इस मीटिंग में बातचीत होगी। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर कल के इस इजलास में शामिल होंगे और कई अहम मामले हैं जिन पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा और ख़ासकर जो काबीना की तौसी है उस वाले से जो खबरें चल रही हैं उस पर इस मीटिंग में बातचीत होगी। नए चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि कल एक अहम इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़द होगा जिसमें काबीना की तौसी पर बातचीत हो सकती है। देखिए, अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक इजलास होना है जो आज ही तय हुआ था कि कल एक और अहम तरीन इजलास होगा। और अगर आप देखेंगे तो 24 घंटों के दौरान ये दूसरा इंतहाई अहम तरीन इजलास होगा जिसकी सरबराही साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। और ये इजलास जो है इसमें तंजीमी अमूर के अलावा जो सरकार है उसको जो इस वक्त दरपेश मसाइल है उस पर विद इन द पार्टी एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर आज फीडबैक तमाम मेंबरों से लिया गया, आइंदा की हिकमत अमली को भी तरतीब दिया गया, लेकिन नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन किस तरीके से रखना है, क्या कुछ करना है, मसाइल क्या क्या है, उस पर भी एक तबादले ख्याल की बात जो है वो कही जा रही है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करें कि कल के इजलास में पार्टी के सूबाई सदर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, उसके साथ साथ अहम तरीन ओहदों पर तैनात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारान हैं, चंद ओहदेदारान हैं, 8 से 9 लोग हैं, उनको कल तलब किया गया है। तकरीबन 11 बजे के आसपास ये इजलास जो ज़राया कंफर्म कर चुके हैं हमें कि 11 बजे के आसपास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की रिहाइशगाह पर ये मीटिंग हो सकती है। नंबर 2, इस मीटिंग के अंदर जहां तंजीमी अमूरात को तबादले ख्याल पर किया जाएगा, वहीं पर काबीना तौसी का भी एक एजेंडा है। अगरचे काबीना में किन लोगों को लेना है नहीं लेना है ये हतमी फैसला उमर अब्दुल्ला साहब करेंगे और फिर मशावरत पार्टी से भी ली जाएगी पहले और फिर उमर साहब उस पर हतमी फैसला ले सकते हैं। लेकिन हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो 3 चेहरे लेने हैं उनमें प्रोबेबली एक चेहरा श्रीनगर को भी मिल सकता है, उसके बाद नॉर्थ साउथ को भी, या फिर ये माना जा रहा है कि जो पीर पंचाल या ये जो डोडा कश्तवाड़ भद्रवा का पूरा एक बेल्ट है जो खाली है इसको भी रिप्रेजेंट देने की बात जो है वो हो रही है। तो इस ज़मीन में बड़ा मुश्किल मामला है कि किसको लिया जाए, किसको ड्रॉप बिल्कुल किया जाए। इशफाक, चूंकि कांग्रेस पार्टी भी इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये साफ किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा वो कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। तो क्या इस बार ये माना जाए कि कांग्रेस इस पर यू टर्न भी ले सकती है और कांग्रेस के नुमाइंदों को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है?
देखिए, जहां तक कांग्रेस राय की बात को हम माने, जो मेरी बात हुई है, शायद अभी तक कांग्रेस का वही स्टैंड है कि हम हुकूमत को सपोर्ट देंगे, लेकिन हुकूमत का बराह रास्त हिस्सा नहीं बनेंगे, वजीर नहीं बनेंगे। एक तो अभी तक वही स्टैंड है। और अगर कल के इजलास की बात करें तो उसमें इत्तेहादियों को नहीं बुलाया गया है। दैट मीन्स कि विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कल का अगर काबीना इजलास पर कोई काबीना तौसी पर कोई मुहर लगती है तो वो सीधी सीधी सी बात है कि विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगा और कांग्रेस का शायद ही कोई नुमाइंदा काबीना में हो, क्योंकि उनकी तरफ से पहले ही बात जो है वो साफ कर दी गई है कि वो तब तक काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता। और रियासत का दर्जा मुस्तकबिल करीब में कहीं बहाल हो, वैसे आसार कहीं पर भी अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। न मरकज की हुकूमत के अंदर उस तरीके का कोई रुझान पैदा हो रहा है और ना ही कोई इस तरीके के इशारे हैं कि 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर ये मामला तय हो सकता है। अगरचे काफी उम्मीदें रवा इजलास के दौरान थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, शायद रवा इजलास के दौरान पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर इस तरीके का कानून, इस तरीके की तहरीक पेश की जाएगी कि रियासत का दर्जा वापस बहाल किया जाए और फिर अकॉर्डिंगली उस पर काम भी होगा, फिर काबीनी तौसी, उसको काबीना की मंजूरी भी मिलेगी। लेकिन जब वो होते हुए नजर नहीं हो रहा है तो दैट मींस अनदर 8 to 9 मंथ्स वेट है इसमें। और तब तक रियासत का कामकाज संभालना और कामकाज सही तरीके से हो, उस ज़िम्मन में जो खाली पड़ी सीटें हैं, काबीना की पोजीशंस हैं, शायद उन्हें पूरी करने की कोशिश की जाएगी ताकि अवाम को थोड़ा सा राहत मिल सके। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि मरकज, रियासत की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बीच तालमेल को किस तरीके से मजबूती के साथ रखा जाए, अवाम के मफादात को किस तरीके से तरजीह के साथ रखा जाए। यही वजह है कि शायद कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिकमत अमली के तहत उस पर भी काम शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफा गौहर हमारे साथ है और बता रही थी कि कल डॉक्टर फारूक की सदारत में अहम इजलास होगा। टॉप लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, साथ ही साथ काबीना की तौसी पर बातचीत होगी और किन चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है ये देखने वाली बात होगी। शुमाली कश्मीर से ज़रा हमारे कहते हैं कि शुमाली कश्मीर को शायद नुमाइंदगी मिल सकती है। लोलाब से, लोलाब को शायद कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वहीं श्रीनगर और खिते पीर पंचाल को भी शायद मज़ीद नुमाइंदगी मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल देखने वाली बात होगी, कल जो है इस पर हतमी फैसला होगा। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवाड़ा के करना में ज़रला मेला आज इख्तिताम पजीर हुआ। आपको बता दें कि मेले में ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा यूशी सूडान समेत मकामी लोगों, सयाहों, तालिब इल्मों, फ़नकारों ने शिरकत की। फेस्टिवल में रिवायती मौसीकी, लोक रक्स की परफॉर्मेंस, स्नो वॉलीबॉल के मुकाबले मुनक्कद किए गए। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा यूशी सूडान ने इस मौके पर फ़ौज और इंतजामिया की सराहना करते हुए कहा कि आइंदा भी ऐसे मेले मुनक्कद किए जाएंगे ताकि करना में सयाहत को मज़ीद फ़रोग मिले। नाम आफ्ताब नज़ीर है, मैं कंडी से बिलोंग करता हूँ। तो हम पहले आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमें हर साल ये विंटर फेस्टिवल देते ताकि हम कुछ देखें, कुछ सीखें। अलग अलग एक्टिविटियाँ होती हैं यहाँ पे, तो इसी तरह इस साल भी इन्होंने लगाया इधर ताकि हम कुछ सीख पाएँ। कुछ जैसे कि यहाँ पे सीखी करवाते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, तो उस वजह से हमें कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका कि इन्होंने इधर ये फेस्टिवल हर साल लगता है, 2-4 दिन का स्कूल के लिए, लोकल्स के लिए लगता है, तो वो उनको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम सब यहाँ पर आए थे स्की करने के लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंड वी आर ऑल एंजॉयड हियर। और सबसे पहले मैं मतलब इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ अलॉट, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी ही जो उन्होंने यहाँ पे सब कुछ ये सेटअप किया है, उसकी वजह से ये जो लोकल्स है, स्टूडेंट्स और अच्छा जो यहाँ के सिविलियंस है, सब ने इसको मतलब एक एंथुसियास्टिक वे में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे लोकल्स भी बहुत ज्यादा आए हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी, और मैं भी उनमें से एक हूँ। और मैंने यहाँ पे स्की भी की है। फर्स्ट टाइम था मेरा यहाँ पे स्की करने का, क्योंकि ये सारी अपॉर्चुनिटीज हर किसी को नहीं मिलती। और यहाँ पे हम एक और बात थैंक यू कहना चाहते हैं इंडियन आर्मी का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इवेंट्स करते रहते हैं, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह करें। और इन द पास्ट उन्होंने बहुत ज्यादा इवेंट्स किए, और ताकि हम जो स्टूडेंट्स हैं और जो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो अच्छे से यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। और स्की इंटरनेशनल प्ले है, तो इनका यही मोटिव था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स स्की को एंजॉय करें और यहाँ पे लर्न भी करें, ताकि यहाँ से नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक जा सके। लास्ट ईयर इफ यू रिमेम्बर टीटवाल में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था,
जिसमें एक कल्चरल परफॉर्मेंस भी हुई थी, कुछ तिरंगा रैलीज भी हुई थी। जहाँ तक टूरिज्म का हवाला है, यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस रहता है वो है कि हम फैसिलिटेट करें जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए, और दूसरा और टू क्रिएट सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेम। वस्त कश्मीर बड़गांव में आज बीजेपी पार्टी की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद मीर के अलावा वर्करों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अली मोहम्मद डार ने वर्करों पर जोर दिया कि वो आइंदा पंचायती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां शुरू करें। उन्होंने वक़्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से कहा कि कानून मुल्क के मफाद में लाया गया है। हिंदुस्तान एक देश है, एक विशाल देश है। जब हम वक़्फ़ की बात करें, आज वही लोग चलाते हैं जिन लोगों को दूध की बोतल मुंह से निकल गई है, जिनके रिश्तेदार वक़्फ़ में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे थे, आज उनको पता लग गया कि एक्शन लगने वाली, अब वो चला रहे हैं। आप मुझे बोलो, यहाँ वक़्फ़ की प्रॉपर्टी क्या है पूरे JNK में? कहाँ यूनिवर्सिटी है, कहाँ इंस्टीट्यूट है, कहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कहाँ स्कूल है, कहाँ क्या है? यहाँ टोटली वक़्फ़ कुछ फैमिलियों के लिए था। अब हमने उस वक़्फ़ को पूरा फैलाया और हम चाहते हैं कि वक़्फ़ तरक्की करे और वक़्फ़ आगे बढ़े और वक़्फ़ के एसेट्स बने। भारतीय जनता पार्टी किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि वक़्फ़ के एसेट्स बने और 10 लोग इसमें आराम करें। इन्होंने आज तक किया क्या है? अगर 70 साल यहाँ वक़्फ़ चल रहा था, 70 साल में क्या एक यूनिवर्सिटी बन गई क्या? 70 साल में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बन गया क्या? आप देखो श्राइन बोर्ड की तरफ, जब कटरा की हम देख रहे हैं तो कटरा में हजारों साल पे एक यूनिवर्सिटी, मतलब हजारों कनाल पे एक यूनिवर्सिटी है जहाँ हजारों लड़के पढ़ रहे हैं, हजारों लड़के डिग्री हासिल कर रहे हैं, हजारों डॉक्टर्स वहाँ निकलते हैं। तो हमारे वक़्फ़ में क्या निकलता है? 70 साल में हम लोगों ने सिर्फ पैसा दिया है, बाकी हिसाब कोई नहीं है। 70 साल में कभी भी फारूक साहब ने हिसाब दिया, उमर साहब ने हिसाब दिया, महबूब जी ने हिसाब दिया? वो टोटल इनके जेबों में गया है, वो टोटली वक़्फ़ ने खत्म करके गया। हम चाहते हैं वक़्फ़ बढ़ जाए और वक़्फ़ तरक्की करे। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे लड़ने और लड़वाने के लिए तैयार है। ये हाईकमांड का मसला है, ये मेरे हाथ में नहीं है। हाईकमांड से बात करके देखेंगे। आप खुद थे आज यहाँ प्रोग्राम में, आज लोग चौक दर चौक फिर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं, क्योंकि जो वादे लोगों को दिए गए थे, प्रेजेंट सरकार ने जो वादे किए हैं वो टोटली फेल हो गए हैं, वो टोटली खर नहीं उतरे हैं उसके ऊपर। उन्होंने टोटली लोगों को धोखा दिया है, लोगों को टोटली झूठ बोला है। कहा वो 12 सिलेंडर। JMC जम्मू के ऑडिटोरियम में आज बायोकेमिस्ट्री के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस वर्कशॉप में PG डॉक्टरों के साथ सीनियर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर HOD डॉक्टर जोशना सूरी ने ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाएंगे। जैसे कि डॉक्टर रचना ने कहा कि दिस ए कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज इलेक्ट्रोफोरेसिस दोनों जगह यूज़ किया जाता है, कुछ पैथोलॉजी टेस्ट के लिए और बायोकेमिस्ट्री के लिए। अभी ये जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने प्रोक्योर किया है, एंड आई कंग्रेचुलेट देम ऑन मेकिंग दिस एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को, PG स्टूडेंट्स को, कंसल्टेंट्स को, इसको हमें एक्लिमेटाइज करने के लिए हमने आज की उनकी हैंड्स ऑन वर्कशॉप करवाई है, जिसमें दे ऑल हैव बीन शोन द फंक्शनिंग एंड दे हैव डन इट देमसेल्व्स। तो आगे के लिए जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो ये लर्निंग के लिए ज़रूरी है, और सारी फैकल्टी और क्लिनिशियंस की प्रेजेंस में दिस वाज डिस्कस्ड दैट सब टेस्ट वो यहाँ भेजें फॉर, बिकॉज ये टेस्ट पहले यहाँ जैसे नहीं हो रहे थे तो बाहर भेजे जाते थे, बट नाउ दे आर ऑल अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट, विद इन द इंस्टीट्यूट। So the patients should take the advantage of all these tests for themselves. आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में, जहां कई जंगलात आग की लपेट में हैं, वहीं जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के जंगलों में भी बड़े पैमाने पर आग लगी है और आग बुझाने के हवाले से मुलाज़मीन अपना रोल निभा रहे हैं। वहीं आम लोग और मुकामी लोग भी इंतज़ामिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आग बुझाने में उनकी मदद कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने कहा कि ये जंगलात सब सोना है और साथ ही जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ महकमे जंगलात के मुलाज़मीन की जिम्मेदारी है, बल्कि हर इंसान को जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना चाहिए। नाम है दानिश अहमद शेर गोजरी। जब हमने धुआं देखा जंगल में तो हम गए उधर, मतलब वाइल्ड लाइफ भी था, जंगलात भी था,
और फायर सर्विस भी था। तो हम जवान भी इधर से गए, अच्छा बल के जवान, हमने भी बहुत हेल्प की उनकी बुझाने में भी, और तो मगर हम कामयाब रह गए। फिर दूसरी जगह भी आग लग गई उधर उस साइड में, फिर उधर भी गए, उधर भी आग हमने बुझाई। जो अच्छा बल की यूथ थी वो भी साथ में चल रही थी, सब आवाम बोला ये मतलब प्रॉपर्टी हमारी है, मतलब नुकसान हमारा ही जाता है, इसलिए हम हेल्प करेंगे, इसमें हमारा नुकसान ही है। अगर मतलब उधर जंगल वंगल जलेगा ये हमारा नुकसान है। इससे आग की नज़र हो रहा है हर जगह। अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो जितने भी जंगलात हैं उनमें हर जगह आग ही आग नज़र आ रहा है। ये हमारा कौमी सरमाया है, ये शेखुल आलम ने भी फरमाया था, अनपोश तिल ही वन पोश। जब यही सरमाया हमारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा। मैं यही सोच के, ये जो हमारा सरमाया है, ये सब सोना जो है इसको बचाने की ज़रूरत है। इसी वजह से हम निकले थे, अपने सरमाया को बचाने के लिए हमें निकलना पड़ेगा। जो हमारे ईद थी या उसके बाद रोज़ों में भी हमारे मुलाजमीन बिल्कुल जंगलों में थे, ताकि फॉरेस्ट फायर जो लगी थी बहुत जगह पे ये आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए। इसमें हमारे काफ़ी जो हमारे मुलाजमीन भी ज़ख्मी हुए। इनफैक्ट हम शुक्रगुजार हैं लोकल लोगों का भी, जिन्होंने बड़ा ताउन किया हमें, खासकर बरारी आंगन के उतरसू के लोगों ने, जो ईद के दिन भी निकले, ऑलमोस्ट 200-300 लोग निकले और हम इस पर काबू पा सके। जो इस वक्त सूरत हाल है, थैंक गॉड, और जो स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने काम किया, तो हमारा 80 to 90% इस पर कंट्रोल हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख से आ रही है, जहां पे लद्दाख में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख से, जहां पर कई इलाकों में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़िलज़िले की शिद्दत 3.6 बताई जा रही है, ताहम अभी तक किसी नुकसान की कोई इतला नहीं है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख से, जहां पर ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़िलज़िले की शिद्दत जो है वो 3.6 बताई जा रही है, ताहम अभी तक किसी नुकसान की कोई इतला नहीं है। सीधा अपनी नुमाइंदे के पास चलेंगे, मोहम्मद इसाक हमारे साथ है। इसाक, अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि 3.6 शिद्दत का ज़िलज़िला आ गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी लोलाबी साहब, आपको बता दें लद्दाख के अंदर इस वक्त कुछ देर पहले अर्थक्वेक के जो झटके हैं, ज़लज़ले के झटके वो महसूस किए गए हैं, लेकिन झटका काफी नॉर्मल था और इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें 6.3 था, और एपी सेंटर जो है वो लद्दाख में है। और लद्दाख के खासकर इस वक्त की अगर आपको अपडेट दे, कुछ देर पहले करगिल के मुख्तलिफ मुकामात पे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल के अपडेट के हिसाब से किसी भी तरह की जो है खदशात की हवाले से खबर मौसूल नहीं हुई है और सभी जो है सेफ हैं। और खासकर लद्दाख के अंदर अब जब भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं, अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की हादसात जो हैं वो देखने को नहीं मिला है, ये एक पॉजिटिव साइन है। और इस बार भी ज़लज़ले के झटके यकीनन महसूस हुए हैं, मैग्नीट्यूड 3.6 का, और अभी जो है सारा चीज जो है नॉर्मल है फिलहाल के अपडेट के हिसाब से। जी इसाक, ये बताएगा, ये जब ये ज़िलज़ले के झटके महसूस किए गए, क्या एक ही झटका महसूस किया गया, या जो हम देखते हैं कि जब ज़िलज़ला आता है उसके बाद आफ्टर शॉक्स होते हैं? और दूसरा ये कि जब ये ज़िलज़ला आया तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल रहा, क्या लोग घरों से बाहर निकल आए? जी, ज़लज़ले के जो झटके हैं वो एक ही बार महसूस किए गए, और चूंकि मैं खुद ने भी ज़लज़ले के झटके फील किया, महसूस किया, लेकिन एक ही बार था और आफ्टर शॉक देखने को नहीं मिला। और चूंकि ज़लज़ले का जो झटका था वो बहुत मिनिमम था, बहुत कम था, तो उस वजह से लोगों को किसी भी तरह की पैनिक नहीं हुआ। लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे, बाहर किसी भी तरह की लोगों की मूवमेंट या पैनिक देखने को नहीं मिला। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद इसाक लद्दाख से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 3.6 शिद्दत का ये ज़लज़ला था, लेकिन खुशकिस्मती से किसी नुकसान की कोई इतला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कश्मीर के टंगमरग दरहमा गांव के नज़दीक निसब शब को जंगल में आग लगी, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट 63 में छोटी जो सरसब्ज़ जंगलात है वो जलकर खाकस्तर हुए हैं। इधर फौरी तौर पर रेंज ऑफिसर गुलमर्ग इफ्तिकार अहमद कादरी ने अपने पूरे अमले के साथ वो वहाँ पहुँचे और
जम्मू कश्मीर पुलिस भी उनके साथ मुकामी लोग भी थे और उन्होंने इस आग को बुझाने की कोशिश की। मैं फ़याज़ अहमद फॉरेस्ट गार्ड हूँ यहाँ कंपार्टमेंट 63 रेंज गुलमर्ग में। तो कल शाम को हम रूटीन पेट्रोलिंग में थे, तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब हमने आग देखी। तो पूरी टीम हमने बुलाई, हमारे रेंज ऑफिसर साहब इफ्तिखार कादी साहब यहाँ पे आए और हमारे बशीर अहमद साहब जो फॉरेस्टर है वो यहाँ पे आए, उसके अलावा प्रोटेक्शन फोर्स भी यहाँ पे आया। तो पूरी रात हम यहाँ आग बुझा रहे थे। तो माशाअल्लाह हम तकरीबन 70% कामयाब हुए हैं। तो वहाँ तब से लेकर हम इस वक्त तक अभी आग बुझा रहे हैं। तो अभी अच्छी तरह से 100% कंट्रोल नहीं हुआ है। तो ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। ईद से लेकर हमने ईद भी घर में नहीं की है। तो ईद से हम बुझा रहे हैं, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह बुझा रहे हैं। तो ये कौमी सरमाया है, इसकी रखवाली करना हमारा फ़र्ज़ है और हम वो जी लगा कर करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी जान पर खेल कर भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस वक्त भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आग अभी भी है और हमारी टीम यहाँ पे लगी हुई है। फायर कंट्रोल रूम जो हमारा है वो एक्टिव है, वो वहाँ से आग बुझा रही है और यहाँ से हम बुझा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम ये भी कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा कौमी सरमाया है और सबका हक बनता है कि ये कौमी सरमाया बचाए, क्योंकि जब पेड़ है तो ज़िंदगी है, अगर पेड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरा नाम शकील अहमद भट्ट है, मैं यहाँ जंगल के नज़दीक ही रहता हूँ। हमने सुबह सवेरे सुना कि कल बुजुर्गोड़ा कंपार्टमेंट में आग नमूदार हुई है और जिसने आधे जंगल को अपने लपेट में लिया है। रात भर कल रात से यहाँ पर आग लगी थी और आग इतनी भयानक थी कि महकमा जो फॉरेस्ट है, जो महकमा फॉरेस्ट के साथ साथ फायर सर्विस जो अमला है और कंपा के मुलाजमीन है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के मुलाजमीन और अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, रात भर यहाँ पर काफ़ी मेहनत के बाद जो है आग पे काबू पाया गया था। लेकिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ गई तो दोबारा से कहीं ना कहीं इस कंपार्टमेंट नंबर 63 में आग दोबारा से नमूदार हुई और काफ़ी सारा एरिया जो है इसमें आग फैल गई है। बिलाखिर अभी तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करेंगे, महकमा जंगलात की बात करेंगे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की बात करेंगे या यहाँ पर कैजुअल मुलाजमीन जो है उनकी बात करेंगे और मकामी लोगों ने यहाँ पर काफ़ी मदद किया है इस आग पर काबू पाने की में और फिलहाल 80% के करीब यहाँ पर आग पे काबू पाया गया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द इस पर पूरी तरह से काबू पाया जाएगा ताकि इन जंगलात को, इस कौमी सरमाया को बचाया जा सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, ग्राउंड जीरो, गुलमर्ग, कश्मीर। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के हंदवारा दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर बिलाल अहमद ने ओलंपियाड इम्तिहान में ऑलराउंड रैंक 3 हासिल करके इलाके और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इस सिलसिले में तहसीलदार ज़तिलदारा के तहसीलदार बशारत रसूल ने उनकी सराहना करते हुए उन्हें एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर तहसीलदार ज़तिलदारा ने बिलाल की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये पूरे इलाके के तलबा के लिए एक रोल मॉडल है और हर एक नौजवान को बिलाल अहमद की तरह मेहनत और लगन से आगे बढ़कर मुल्क और इलाके का नाम इसी तरह रोशन करना चाहिए। First of all, I would like to thank to Almighty Allah Subhanahu wa Taala, क्योंकि सूर्य आल इमरान में लिखा है कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा है जो कि मेरी इस ओलंपियाड के अंदर ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं अपनी जो है डीसी मैम, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मैम है हमारी, उनका जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से यहाँ पे सजाद साहब, डॉक्टर जावेद मकबूल साहब और हमारे तहसीलदार साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एडीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी बीडीसी मैम है यहाँ पे, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इन सब के मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने मुझे जो है एक मोटिवेशन दिया था। हमारी जो डीसी मैम है हमेशा जो है हमें जो है एजुकेट करती रहती। जितनी भी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज है, मुझे ऑनलाइन सर्विसेज के बिना पे ही मुझे ये सारा कुछ पता चला और उसके बाद मैंने इस पर अप्लाई किया था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे इस कौम में बिलाल साहब ने ये 3rd पोजीशन ऑल इंडिया में लाई है। इसमें मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर इसका माँ बाप जितने भी हैं वो और इसका जो नाना है वो भी इंशाल्लाह पिछले सदियों से अच्छा कारकर्दगी करते आए हैं और उसी की तर्ज पे आज ये हमारा बिलाल साहब ने ये डिग्री यहाँ हासिल की है। इसमें तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे गाँव को। और ओलंपियाड में ये 3rd रैंक ये आज इसी प्रोग्राम में जब हमें पता चला, ये बड़ी खुशाइन बात है कि जब कोई बच्चा जो है वो आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा और अपने आप को प्रूव करेगा, तो ये उस बच्चे के लिए भी, उस फैमिली के लिए भी और इलाके के लिए भी ये बड़ी खुशाइन बात है। शुमाली कश्मीर के बानीपोरा के सुनावारी में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक
इजलास का इनेकाद किया गया, जिस दौरान साबिक MLC यासिर रेशी का वालहाना इस्तकबाल किया, जिन्होंने हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। इस इजलास में पार्टी लीडर ताहिर कादरी, जहांगीर डार, मोहम्मद अब्दुल्ला समेत वर्करों की एक खास तादाद ने शिरकत की। और इस मौका पर जहां यासिर रेशी का वालहाना इस्तकबाल किया गया, वहीं वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से मेहनत करें और आने वाले पंचायत इंतखाबात के हवाले से भी तैयारियां शुरू करें। तौर पर यासिर साहब ने जब से दोबारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है, तो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा जो काडर हैं, उनमें भी एक जोश, एक जज्बा है। और आज हमने यहाँ पर जो हमारा अफगानिस्तान का यूनिट है, कुछ हमारे वर्कर्स हाजिन से भी आए थे, दूसरे इलाका जात से भी आए थे, तो हमने यासिर साहब के एजाज़ में आज यहाँ पर एक ईद मिलन, ईद सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा था। और हम सब ने दिल की खुशी से और खुले दिल से यासिर साहब का इस्तकबाल किया। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सोनावारी में दोबारा मजबूत होगी। और जिस तरीके से यहाँ पर दूसरी सियासी पार्टीज़, ख़ासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो इस्तिसाली सियासत यहाँ पर रवां दवा है, इंशाल्लाह हम उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे और यहाँ के लोगों को एक अवेयरनेस देंगे। और जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रोग्राम है, जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात, ख्वाहिशात और एहसासात की तर्जुमानी करती है। और इंशाल्लाह हम दोबारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जो हमें उम्मीद थी कि हम इंशाल्लाह सब इकट्ठे चलेंगे, तो वही ताहिर साहब ने करके दिखा दिया कि हम अलग अलग नहीं है। जो पार्टी में होता है किसी के आने के बाद, तो शुरुआत तो इस पीर साहब ने ही की कि इन्हें दिखा दिया कि नहीं, हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं। और एक जब हम इकट्ठे होंगे तो मजबूती तो हो ही जाएगी। जिनमें हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी साहब थे, तो इनने जो दिल के खलूस से हमें इस्तकबाल किया और सामने आए, तो इससे लग ही रहा इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। इसमें तो सबसे पहले मैं कहूँगा इन्हीं के ऊपर सारा लोड दारमदार है, तो इंशाल्लाह तो जीतने की कोशिश हो जाएगी। हम इसी सिलसिले में जो हम अब शुरुआत कर रहे हैं, इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं पूरी। हम इसमें गाँव जाके अपने जो मेंबर्स होंगे उनका इंतखाब करेंगे इंशाल्लाह, उनकी अच्छी उम्मीद है। अब तक प्रोग्राम में आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर उल हबीब को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, फ़ी अमान अल्लाह।